एवन कोचिंग क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। कल हमने किया था साइंस के इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन। आज मैं आपको 31 से बता रहा हूं, ठीक है। तो 31 से आप आगे देखिए। 31 से आगे अगर मैं बात करूं 31 की, तो इसमें लिखा है सुनामी का शाब्दिक अर्थ क्या है। सुनामी का शाब्दिक अर्थ क्या है। सुनामी का शाब्दिक अर्थ बताएगा मुझे प्लीज कोई, कि सुनामी का शाब्दिक अर्थ क्या है। सुनामी का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भूकंपीय सागरीय लहरें, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो सुनामी कब आती है। सुनामी तब आती है जब समुद्र में 7 रिएक्टर से अधिक तीव्रता का भूकंप आए। और अगर मैं बात करूं कि इस टाइप के भूकंप को क्या कहते हैं, तो इस टाइप के भूकंप को हम सर्वनाशी भूकंप कहते हैं, क्योंकि इस भूकंप के आने के बाद में जो आसपास का एरिया है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि बताइए कि डॉक्टर भाभा के निर्देशन में कौन कौन से रिएक्टरों की स्थापना हुई। तो डॉक्टर भाभा के निर्देशन में एक तो हुई हमारे पास अप्सरा, दूसरी हुई साइरस और तीसरी हुई जर्लिना। इन तीनों रिएक्टरों की स्थापना की गई थी। और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु विज्ञान के पिता भी कहा जाता है। अगर मैं चलूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि बताइए कि भरतपुर में केवला देव पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना में किस विज्ञानी का योगदान है। तो क्या आप मुझे बता पाएंगे प्लीज कि पक्षी वैज्ञानिक कौन थे। तो पक्षी वैज्ञानिक हमारे एक ही थे, डॉक्टर सलीम अली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सलीम अली। कौन हो जाएगा? सलीम अली। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि बताइए कोयले के प्रकारों के नाम बताइए। तो कोयले के जो प्रकार है वो आता है एंथ्रेसाइट, उसके बाद आता है बिटुमिनस, उसके बाद आता है लिग्नाइट और उसके बाद आता है पीट। जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोयला माना जाता है वो इस एंथ्रेसाइट को माना जाता है, जबकि सबसे बेकार क्वालिटी का जो माना जाता है वो इस पीट को माना जाता है। अगर मैं आपको बात करूं कि कोयले को किस आधार पर ये बढ़िया और बेकार माना जाता है, तो ये उस कोयले में उपस्थित कार्बन की मात्रा के आधार पर उसको बढ़िया क्वालिटी का और घटिया क्वालिटी का माना जाता है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा कि बताइए रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है। बताइए रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है। तो रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम है रक्तचाप मापी। क्या नाम है प्यारे बच्चों? रक्तचाप मापी। क्या नाम है? रक्तचाप मापी। तो चलिए रक्तचाप मापी मैं आपको बताता हूँ। रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम क्या हो गया? रक्तचाप मापी हो गया। यहाँ आपको मिल जाएगा रक्तचाप मापी। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, ये रक्तचाप मापी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मटर की फली का हरा रंग कैसा लक्षण था। तो मटर की फली का हरा रंग हमारा अप्रभावी लक्षण था। आपको याद हो मेंडल ने किया था अपना प्रयोग, उसमें मटर की फली का जो हरा रंग आया वो अप्रभावी लक्षण था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रक्त का विभिन्न समूहों में वर्गीकरण किसने किया। तो जिसने रक्त समूहों की खोज की, यानी कि रक्त को विभिन्न भागों में बांटा, उन्हीं को हम कार्ल लैंडस्टीनर बोलते हैं। कुछ बच्चे इसको, मैंने कल भी बताया था कि इसको विनर से मिलाने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा विनर और कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? आर एच कारक की खोज की थी। और आर एच कारक क्या होता है? एच आर एच कारक क्या होता है? आर एच कारक 417 एमिनो अम्लों का एक प्रोटीन होता है, ठीक है, जो मकाकारिसिस नामक बंदरों में पाया जाता है। और वर्तमान में जो भारत में अगर हम बात करें कि मकाकारिसिस बंदर कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में मकाकारिसिस बंदर भारत के पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि गर्भ रक्तानुकूलता का प्रमुख कारण क्या है, तो रक्तानुकूलता का प्रमुख कारण है आर एच बेजोड़ता। अगर मान लीजिए किसी माता का रक्त आर एच धनात्मक है और शिशु का रंग आर एच ऋणात्मक है, तो इन दोनों के खून के कारण मिक्स होने के कारण उनमें एक आर एंटी आर एच डी बन जाता है, ठीक है, जिसको हम आर एच बेजोड़ता कहते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो ये आता है कि लेंस सूत्र लिखिए। क्या लिखिए?
लेंस सूत्र लिखिए प्यारे बच्चों। क्या लिखना है आपको? लेंस सूत्र। आपको याद है लेंस सूत्र किसे कहते हैं? याद है क्या आपको? ये आ गया हमारा लेंस सूत्र, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अगर यहाँ मान लीजिए प्लस हो जाता, मान लीजिए 1, फिर ये बट्टा, फिर ये v, उसके बाद फिर ये प्लस 1, फिर उसके बाद u, फिर उसके बाद इज इक्वल, और उसके बाद 1 में f। अगर ऐसे होता तो ये हमारा कौन सा हो जाता? ये दर्पण सूत्र हो जाता। लेकिन क्योंकि हमें लेंस सूत्र पूछा है तो लेंस सूत्र हमारा होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है प्यारे बच्चों? डायोप्टर, जिसे हम डी से दिखाते हैं। ठीक है। एक लेंस की शक्ति की परिभाषा भी आपको पूछी जाती है, ठीक है, आवर्धनता भी पूछी जाती है, तो ये आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलें तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि IUCN का पूरा नाम बताइए। किसका पूरा नाम बताना है? IUCN का पूरा नाम बताइए। तो IUCN का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये इसका पूरा नाम, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये आपको 18वें पार्ट 19वें पार्ट में मिल जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारू रोग के रोगजनक कौन सा है और उसका नाम भी बताइए। तो नारू रोग का रोगजनक कृमि होता है। आपको पता है कि जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कृमि, वायरस, ये सब आते हैं, जिसका नाम होता है ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस। जिसका नाम क्या होता है? ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस। नारू रोग पहले राजस्थान में बहुत ही भयानक समस्या हुआ करती थी। और आपको अगर ये पूछे कि बताइए ये किस प्रकार से होता है, किस कारण से होता है, नारू रोग के होने का कारण क्या है, तो नारू रोग के होने का कारण होता है प्यारे बच्चों गंदे पानी का उपयोग। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि बताइए संकर पूर्वज संकरण किसे कहते हैं? संकर पूर्वज संकरण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है कि जब आप F1 पीढ़ी यानी ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इस पीढ़ी का आप संकरण करवाएंगे, यानी इन दोनों को मिक्स करेंगे, दोनों झुंडकों में से किसी एक के साथ, दोनों झुंडकों में से किसी एक के भी साथ अगर आप करवाते हैं तो उसे संकर पूर्वज संकरण या फिर बेक क्रॉस कहते हैं। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो उसे बेक क्रॉस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं BACK, बेक और क्रॉस। लेकिन अगर बात करें कि जब F1 पीढ़ी का संकरण अगर हम प्रभावित जनक से करवाएं तो उसे बाह्य संकरण कहते हैं, और अप्रभावित जनक से करवाएं तो उसे हम परीक्षण संकरण कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी कौन सा है? तो कल मैंने आपको बताया था इसके पार्ट 1 में कि माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी होता है IgA। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए विरंजक चूर्ण को वायु में खुला छोड़ने पर वो कौन सी गैस देगा? तो विरंजक चूर्ण को वायु में खुला छोड़ने पर वो क्लोरीन गैस देगा। कौन सी गैस देगा प्यारे बच्चों? क्लोरीन गैस देगा। इंपॉर्टेंट पर्सन है, बताइए विरंजक चूर्ण का सूत्र बताइए। तो इसका सूत्र होता है CaOCl2। तो बताइए विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि CaOCl2। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बताइए कि दर्पण सूत्र क्या होता है? तो दर्पण सूत्र होता है हमारा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डॉक्टर भाभा ने अंतरिक्ष किरणों में किस कण की सॉरी स्थिति को पहचाना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉस्मिक किरणों को पहचाना था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 48वां क्वेश्चन, तो ये आता है हमारा, ये वैसे ये होमी जहांगीर के बारे में आपको बहुत सारे पर्सन मिल जाएंगे, ठीक है, तो आपको उस पार्ट में इनके जीवनी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इनके और 4-4 नंबर के भी पर्सन बनते। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बताइए कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाने वाले पदार्थों के नाम बताइए। तो कोल्ड ड्रिंक्स में हम पहले मिलाते हैं फास्फोरिक अम्ल। क्या मिलाते हैं? फास्फोरिक अम्ल मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? फास्फोरिक अम्ल। उसके बाद एथिलीन ग्लाइकोल मिलाते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल हो गया। उसके बाद बोरिक हो गया, एरिथाबोरिक हो गया, फिर बेंजोइक अम्ल हो गया, फिर 0.4 ppS सीसा हो गया।
तो ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो हम कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाते हैं। अगर हम बात करें तो फास्फोरिक अम्ल क्या करता है, ये दांतों को गलाने का कार्य करता है। यानी कि जब भी आप कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करते हैं तो आपके दांतों के खत्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर मैं एथिलीन ग्लाइकोल की बात करूं तो इसका प्रयोग ये क्या करता है, ये पानी को 0 डिग्री सेल्सियस तक जमने नहीं देता। ठीक है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये आपके लिए कितना खतरनाक होगा। उसके बाद बोरिक हो गया, एरिथ्रोबोरिक हो गया, बेंजोइक अम्ल हो गया, ये क्या करते हैं, ये सब मिलकर कोल्ड ड्रिंक को बहुत ही ज्यादा अम्लीय बना देते हैं, जिसके कारण हमारे दिमाग में सनसनी आ जाती है या फिर हमें चक्कर आने लग जाते हैं। तो इनका आपको सेवन बहुत ही ज्यादा कम करना है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रश्न इस प्रकार से है कि बताइए तंबाकू किस कुल का पादप है। तो तंबाकू हमारा किस कुल का पादप है, तंबाकू सोलोनेसी कुल का पादप है। किस कुल का पादप है प्यारे बच्चों, सोलोनेसी कुल का पादप है। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है कि अनुवांशिकी किसे कहते हैं। आपको पता होना चाहिए अनुवांशिकी किसे कहते हैं। तो अनुवांशिकी का मतलब होता है कि सजीवों के जो लक्षण है, सजीवों के जो लक्षण है उनका अध्ययन करना, सजीवों के लक्षणों का अध्ययन करना कि क्या वे लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित हुए हैं या फिर नहीं। यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के अनुवांशिक लक्षणों की और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसके जो लक्षण है वो इसके पेरेंट्स से कितने मिलते जुलते हैं, इसी अध्ययन को हम बोलते हैं अनुवांशिकी। यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की अनुवांशिकता विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम अनुवांशिकी कहते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एंटीजनी निर्धारक किस में पाए जाते हैं। एंटीजनी निर्धारक किस में पाए जाते हैं या फिर एंटीजनी निर्धारक किससे कहते हैं। दोनों का जो मीनिंग है वो एक ही है कि एंटीजनी निर्धारक किसे कहते हैं या फिर किस में पाए जाते हैं। तो एंटीजनी निर्धारक किस में पाए जाते हैं, एंटीजनी निर्धारक पाए जाते हैं प्रतिजन। ठीक है, और किससे कहते हैं, तो ये कहते हैं कि प्रतिजन के ऐसे भाग जो प्रतिरक्षी के साथ जुड़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि प्रतिजन के ऐसे भाग जो प्रतिरक्षी से जुड़ते हैं वो एंटीजनी निर्धारक कहलाते हैं। वो तो क्या कहलाते हैं, एंटीजनी निर्धारक कहलाते हैं। लेकिन प्रतिरक्षी के ऐसे भाग, प्रतिरक्षी के, है ना, एंटीबॉडी के ऐसे भाग जो प्रतिजन से जुड़ते हैं उनको हम बोलते हैं पेराटोप। उनको क्या बोलते हैं हम, उनको हम पेराटोप बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन है कि एंटीजनी निर्धारक किसमें पाए जाते हैं, प्रतिजन में पाए जाते हैं। और किसे कहते हैं, यानी प्रतिजन के ऐसे अंग जो प्रतिरक्षी से जुड़ते हैं। और उसके बाद देखेंगे भाई बताइए पेराटोप किसे कहते हैं या किस में पाए जाते हैं। तो पेराटोप प्रतिरक्षी में पाए जाते हैं। और किसे कहते हैं, यानी कि प्रतिरक्षी के ऐसे अंग जो प्रतिजन से जुड़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अग्निशामक यंत्र बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है अग्निशामक यंत्र बनाने में। तो अग्निशामक यंत्र बनाने में आपका उपयोग किया जाता है बेकिंग सोडा। किसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा। तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ये बेकिंग सोडा है और उसके बाद इसका सूत्र NaHCO3 होता है। ये अग्निशामक यंत्र बनाने में उपयोग किया जाता है। इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि जो केक होते हैं या जो बेकरी के प्रोडक्ट होते हैं इनमें मिलाकर इसको गर्म करते हैं, जिसके कारण इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। कौन सी गैस बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। इसलिए केक या फिर डबल स्कूट वाले ये पदार्थ होते हैं ये फूलकर हल्के हो जाते हैं। ठीक है, ये फूलकर कैसे हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, क्योंकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले क्या होते हैं। अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले ऑब्वियस सी बात है उत्प्रेरक वर्धक होंगे, यानी कि वो उत्प्रेरक होंगे। अगर आपने छठा पाठ गौर से पढ़ा है तो उत्प्रेरक किससे कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले पदार्थ उत्प्रेरक कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले या फिर कम ज्यादा करने वाले या फिर परिवर्तित करने वाले। परिवर्तित जो वर्ड है ये एकदम सुटेबल है, यानी कोई अभिक्रिया कर रही है, तेज हो रही है, गति कर रही है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने कुछ ऐसे पदार्थ मिलाए
जिससे उसका वेग परिवर्तित हो गया, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अगर अभिक्रिया को वेग ज्यादा हुआ है यानी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाया है, तो जो पदार्थ हमने मिलाया है उसको हम उत्प्रेरक वर्धक बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, उत्प्रेरक वर्धक। लेकिन अगर हमने मिलाने के बाद में अभिक्रिया का वेग कम हो गया, तो उसे हम बोल देंगे उत्प्रेरक विष, उसे हम क्या बोल देंगे, उत्प्रेरक विष बोल देंगे, यानी कि उसने अभिक्रिया के वेग को कम कर दिया। लेकिन अगर मान लो कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया का वेग ऑटोमेटिक ही बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि उसमें जो उत्पाद बना है, जो प्रोडक्ट बना है, ये खुद ही उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लग जाता है, तो उसे हम स्वेत्य उत्प्रेरक बोलते हैं। और जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में उपयोग किए जाने वाले उत्प्रेरकों को हम जैव रासायनिक उत्प्रेरक बोलते हैं। एक और चीज जो इसमें इंटरेस्टिंग है बताइए कि वनस्पति तेल को, यानी कि जो वनस्पति तेल होता है, वनस्पति तेल, उसको वनस्पति घी में बदलने के लिए किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो होता है निकल उत्प्रेरक का। किसका उपयोग किया जाता है? निकल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये है कि जब कोई वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, यानी जब कोई वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, तो वो वस्तु हमें किस रंग की दिखाई देती है? तो इसका आंसर है कि वो वस्तु हमें कैसी दिखाई देगी? काली दिखाई देगी। यही कारण है कि अंतरिक्ष के बाहर अगर हम देखने जाएं, यानी अंतरिक्ष में खड़े होकर हम अपने चारों ओर देखें, तो हमें अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा? अंतरिक्ष हमें बिल्कुल ही ब्लैक दिखाई देगा। इसका कारण ये है क्योंकि ये अंतरिक्ष जो है वो प्रकाश की सारी किरणों को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। ठीक है, प्रकाश की सारी किरणों को क्या कर लेता है? ये अवशोषित कर लेता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण सभी रंगों को परावर्तित कर देती है, ठीक है, यानी कि उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, वो सतह से टकराया और फिर चला गया, तो वो वस्तु हमें कैसी दिखाई देगी? वो वस्तु हमें दिखाई देगी सफेद। कैसी दिखाई देगी प्यारे बच्चों? वो वस्तु दिखाई देगी हमें सफेद। ठीक है, तो आप एक काम करिएगा, एक तो आप ब्लैक शर्ट पहन के आप धूप में खड़े होइएगा 5-10 मिनट, और एक आप व्हाइट शर्ट पहन के खड़े होइएगा। आपको क्लियरली ये पता चल जाएगा कि जो ब्लैक शर्ट हम पहने हैं तो हमारी त्वचा कुछ जल्दी गर्म होती है, ज्यादा गर्म होती है, जबकि सफेद शर्ट के सिनेरियो में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि सफेद रंग है वो प्रकाश की सारी किरणों को परावर्तित कर देता है, जिससे हमारे शरीर का जो तापमान है वो मेंटेन रहता है। जबकि काला रंग है वो सारी किरणों को अपने अंदर लेता है, जिससे हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है और हमें थोड़ी सी जलन महसूस होती है। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो बताइए कि विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बताइए विटामिन बी1 की कमी से कौन सा होता है? तो विटामिन बी1 की कमी से होता है बेरी बेरी रोग, जिसको हम शायद नियासिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी होता है, विटामिन बी2 की कमी से आपको राइबोफ्लेविनोसिस होता है, और विटामिन बी3 की कमी से आपको पेलेग्रा होता है। नहीं, पेलेग्रा नहीं होता। उसके बाद आपको वो ट्रिक याद है, राता राता यानी रतौंधी, बेर यानी कि बेरी बेर, खाके, खाके हमारे यहाँ साइलेंट रहेगा। ठीक है, खाके यहाँ पे क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। खाके, रानी, रानी यानी राइबोफ्लेविनोसिस। ठीक है, क्योंकि राइबोफ्लेविनोसिस, ये पेलेग्रा, ये स्कर्वी, और ये हो गया हमारे पास रिकेटस। ठीक है, तो यहाँ पे विटामिन ए की कमी से होता है हमारे पास क्या? रतौंधी रोग। फिर विटामिन बी1 की कमी से होता है बेरी बेरी। ये विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी1 की कमी से, ये साइलेंट है, इसको नहीं पढ़ना है खाके को। उसके बाद ये है राइबोफ्लेविनोसिस विटामिन बी2 से, ये विटामिन बी3 से पेलेग्रा, विटामिन बी3 ये सी से स्कर्वी, और विटामिन डी से रिकेटस रोग होता है। तो आप ये याद कर सकते हो, राता, बेर, खाके, रानी, पसरी, पेसरी, यानी पेलेग्रा, स्कर्वी और रिकेटस। अगर हम आपको याद रह ही जाएगा कि बताइए कि ये ए पॉइंट है और ये आपका बी1 है। ठीक है, तो ये आपका बी2 है, और राइबोफ्लेविनोसिस, राइबोफ्लेविन इसका नाम है, ये बी3 है, पेलेग्रा, ये विटामिन सी है, और ये विटामिन डी। साथ साथ में एक जो और इम्पोर्टेंट पर्सन बनता है
कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग बताइए। तो प्रोटीन की कमी से जो एक होता है वो तो होता है हमारे पास, एक तो होता है क्वाशियोरकोर रोग और एक होता है हमारे पास मेयर्समस रोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जेनेटिक शब्द किसने दिया? तो जेनेटिक शब्द दिया था हमारा बेटसन ने। किसने दिया था? बेटसन ने दिया था, इंपॉर्टेंट पर्सन। जेनेटिक्स नाम किसने दिया था? बेटसन ने दिया था। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें ये जो पार्ट है ना ये वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएगी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी 57 नंबर का क्वेश्चन था, अभी 58 वाला मैं बता रहा हूँ आप, ठीक है। तो 57 के बाद में ये आ गया 58 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए प्लाविका कोशिका किस कोशिका का रूपांतरित स्वरूप है? तो ये याद रखिएगा कि ये जो नाम है ये हमारा आता है बी लसिका कोशिका, बी लसिका कोशिका। किसका रूपांतरित रूप है ये बी लसिका कोशिका का रूपांतरित स्वरूप। बी लसिका कोशिका, बी लिम्फोसाइट कोशिका का रूपांतरित स्वरूप होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए समजीवी आधार में व्यक्ति के किस खून का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है व्यक्ति, ठीक है, जो व्यक्ति है उसके खुद के खून का, खुद के रक्त का, रक्त का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि प्रोटॉन ग्रहण करने वाले क्या कहलाते हैं? तो प्रोटॉन ग्रहण करने वाले हमारे कहलाते हैं क्षार। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं, क्षार। प्रोटॉन ग्रहण करने वाले क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं हमारे पास क्षार कहलाते हैं। ब्रास्टेड लोरी के अनुसार है, ये क्षार कहलाते हैं। आपको यहाँ तो ब्रास्टेड लोरी के अनुसार पूछा है, लेकिन आपको कभी कभी आरएनएस के हिसाब से भी पूछ सकते हैं, तो ये वाला चैप्टर में हम आराम से करेंगे। तो आरएनएस के अनुसार कहा था कि जो H+ देते हैं वो अम्ल होते हैं और H- देने वाले क्षार होते हैं। और ब्रास्टेड लोरी ने कहा था कि जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्षार होते हैं और जो प्रोटॉन देते हैं वो अम्ल होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन में और अलग था कि इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले अम्ल होते हैं और इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले तो क्षार होते हैं और इलेक्ट्रॉन लेने वाले अम्ल होते हैं। नेक्स्ट है कि किस प्रभाव के कारण टंकी के पेंदे पर रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो इसका आंसर है अपवर्तन। इसका आंसर क्या है? अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन आपने सुना होगा, ये प्रकाश का अपवर्तन, तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, अपवर्तन। इसके कारण पानी के पेंदे में रखा हुआ सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठाई देता है या पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देना, ये सब अपवर्तन की घटनाओं में से एक है। उसके बाद आता है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए। तो अवतल दर्पण का हमारा जो फोकस होता है वो इसे बोलते हैं कि परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें, ठीक है, परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, याद रखिएगा, जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बोलते हैं। अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? इंपॉर्टेंट पर्सन है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो इसको मैं थोड़ा डायग्राम से समझाना चाहूंगा कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, जैसे मान लीजिए ये परावर्तक पृष्ठ है आपका, ठीक है, ये हो गया हमारे पास परावर्तक पृष्ठ और ये हो गया हमारे पास अभिलंब, ठीक है, ये हमारे पास हो गया अभिलंब। इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण आती है, ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण आती है तो इसको ऐसे आना चाहिए था, ये प्रकाश की किरण आ गई, ये ऐसे आई प्रकाश की किरण और फिर आने के बाद में ये इस प्रकार से चली गई, ये इस प्रकार से चली गई, इसको मैं ये इस प्रकार से चली गई। भाई इसको ये अभिलंब नीचे की तरफ भी तो जाता है, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसको अभिलंब ले लेता हूँ वापस से एक बार, ठीक है, ये अभिलंब है हमारा, थोड़ा और नीचे कर लेता हूँ, ये हो गया। अब इस प्रकाश की किरण को जाना चाहिए था बिल्कुल तो हल्का सा ऐसा, ये प्रकाश की किरण आई और ये इस प्रकार से चली जानी चाहिए थी, ठीक है, ये प्रकाश की किरण है, इसका नाम
इसका नाम ए दे देता हूं, इसका नाम मैं दे देता हूं ए, ठीक है, और इसका नाम दे देता हूं मैं बी दे देता हूं। प्रकाश की किरण एस से आई, ये हमारा आपतन कोण है आई, और ये हमारा अपवर्तन कोण है आर। तो प्रकाश की किरण को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन प्रकाश की किरण ऐसे नहीं जाती। प्रकाश की किरण अगर मान लो ये विरल है, ये सघन है, तो ये प्रकाश की किरण थोड़ा अभिलंब की तरफ ऐसे मुड़ जाती है, ठीक है। ये प्रकाश की किरण ऐसे अभिलंब की तरफ थोड़ा सा क्या कर जाती है, मूव हो जाती है, या तो ऐसे करेगी, या तो अभिलंब की तरफ इस प्रकार से मुड़ जाएगी, या फिर अब अगर हम बात करें, या फिर ये किस प्रकार से, या फिर ये इस प्रकार से अभिलंब से दूर हट जाती है, ये अभिलंब से दूर हट जाती है। ये दो सिनेरियो हो सकते हैं, यानी कि प्रकाश की किरण जब इस परावर्तक सतह से टकराती है, जब प्रकाश की किरण इस परावर्तक सतह से टकराती है, तो टकराने के बाद या तो ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, या तो इसके पास में आ जाएगी, या फिर ये अभिलंब से दूर हो जाएगी, ठीक है, या फिर ये अभिलंब से दूर हो जाएगी। तो इससे ही हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन। परावर्तन में ऐसा नहीं, परावर्तन में क्या होता है, ये प्रकाश की किरण है, ये परावर्तक पृष्ठ है, और ये अभिलंब है, इसमें इसी माध्यम में आई और इसी माध्यम में वापस चली गई, तो ये प्रकाश का परावर्तन है। जबकि जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से टकराने के बाद अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी जाना ऐसे चाहिए था, ये है जाने वाली लाइन, तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, एकदम सीधी जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधी ना जाकर या तो विलंब से दूर हट जाती है या विलंब के पास आ जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। तो याद रखिएगा, प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से टकराने के बाद अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि बताइए कि पेट्रोलियम के घटकों के नाम बताइए, तो पेट्रोलियम के जो मेन घटक होते हैं वो हमारे पास होते हैं, एक तो हो गया पेट्रोल खुद हो गया, एक हो गया हमारे पास डीजल, फिर हो गया हमारे पास मिट्टी का तेल यानी केरोसिन, फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास वेसलिन, फिर आ गया स्नेहक, तो फिर आ गया जैसे मान लो जो हम रोड बिछाते हैं ना, काली कलर की जो रोड बिछाते हैं, वो वाला भी हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। उसके बाद नेचुरल गैसेस हो गई है ना, प्राकृतिक गैस हो गई, ये सब पेट्रोलियम के ही पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि बताइए चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो चिपको आंदोलन की अगर शुरुआत की बात करें तो ये हुआ था आपके पास जोधपुर का एक गांव है, कहां पर, जोधपुर, ठीक है, जोधपुर, जोधपुर के खेजड़ली गांव में होता, खेजड़ली, जोधपुर के खेजड़ली गांव में हुआ था। आपको याद हो तो अमृता देवी यहीं की फेमस है, इन्होंने अपनी जान दी थी, लगभग 363 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, ठीक है, और ये आपका इंग्लिश में भी पार्ट है, ठीक है, द टेल ऑफ द बिश्नोई। लगभग 363 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता को मापने में किसका उपयोग किया जाता है। तो भूकंप को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, हम रिएक्टर का उपयोग करते हैं। किसका, रिएक्टर का। दो है, एक तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए तो हम रिएक्टर का उपयोग करते हैं, और साथ साथ में अगर हम बात करें भूकंप को किससे नापते हैं, तो उसको भूकंप नापी से नापा जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे भूकंप की तीव्रता को, तो उसे हम नापते हैं वो रिएक्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए राजस्थान के राज्य वृक्ष का नाम क्या है, उसका वैज्ञानिक नाम। तो राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो है खेजड़ी। अगर आपको याद हो तो खेजड़ी को बचाने के लिए ही अमृता देवी ने चिपको आंदोलन चलाया था। एक और आंदोलन होता है एपिको आंदोलन, ये कर्नाटक से है, ठीक है, और एपिको का मतलब होता है चिपकना। तो हम बात करें तो राजस्थान के राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम, तो राजस्थान का राज्य वृक्ष है हमारे पास खेजड़ी, और इसका वैज्ञानिक नाम होता है प्रोसिपिस सिनेरिया, सिनेरेरिया, ठीक है। ये मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, देखें ये हो गया हमारे पास प्रोसो, हो गया हमारे पास प्रोसो इस सिनेरेरिया, ये हो गया प्रोसोपिस, और उसके बाद ये हो गया सिनेरेरिया,
सिनेरेरिया। एक और होता है, ये हो गया प्रोसिपिस सिनेरेरिया। नेक्स्ट एक और होता है कि बताइए रोइडे का फूल का, तो उसका नाम होता है टंगुलेटा अंडुलेटा, टोकेमेला अंडुलेटा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। अभी बताया था आपको राताबोर यानी रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये आता है सर्वप्रथम रक्तदान किसने किया? तो सर्वप्रथम जो हमारा रक्तदान है वो किया था फ्रांस के चिकित्सक डॉक्टर जीन वेपेस्ट ने। कब किया था? 15 जून को किया था, ठीक है। 15 जून 1667 में किया था। कब किया था? 1667 में। इसने क्या किया? एक 15 साल का लड़का था, 15 साल का एक लड़का था जिसमें उसने भेड़ का खून चढ़ा दिया था। उसके बाद लेकिन उसके 10 साल के अंदर अंदर फिर भेड़ों से यानी जानवरों से इंसानों में खून ट्रांसफर को क्या कर दिया? मना कर दिया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि सर्वप्रथम रक्तदान किया था फ्रांस के चिकित्सक डॉक्टर जीन वेपिस्ट ने, ठीक है। 15 जून 1667। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है प्रतिजन का कौन सा भाग प्रतिरक्षी से जुड़ता है? ये तो मैं अभी आपको बताया था, प्रतिजन का कौन सा भाग जुड़ता है? ये आपका एंटीजनी निर्धारक जुड़ता है। कौन सा जुड़ता है? एंटीजनी निर्धारक, ये मैंने बताया भी था। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र लिखिए। तो ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण का सूत्र, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? बताइए, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो अगर हम बात करें कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण का हमारा जो सूत्र, विरंजक चूर्ण का सूत्र, कंट्रोल, एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा, हो गया। तो इसके बाद अगर हम बात करें विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण का हमारा जो सूत्र होता है ये होता है CaO, थोड़ी देर पहले बताया था, CaOCl2, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। मैं टेक्स्ट भी कर देता हूँ, यहाँ टेक्स्ट कर देता हूँ एक बार। तो विरंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है वो ये होता है कि CaO, उसके बाद Cl2, ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्नेल का नियम बताइए, ठीक है। स्नेल का नियम में आपको पहले बताया था, अभी ऊपर बताया था कि जब आपतन कोण ऐसे आता है, ठीक है, स्नेल आप अपवर्तन में क्या होता है? ये परावर्तक पृष्ठ है, ये अभिलंब है, ये सूर्य के प्रकाश की किरण आई आने वाली है, यहाँ पे कोण आई बनता है, आपतन कोण, अगर आपको याद हो तो। और यहाँ पे फिर ये अभिलंब के बाद में या तो ये अभिलंब से दूर हटेगी या फिर अभिलंब के पास आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ये अभिलंब और इसके बीच में ये आपतन कोण बनेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो साइन आई होता है ना, साइन आई, अगर हम रेशियो निकालें आपतन कोण की जा, यानी कि साइन, ये हो गया साइन आई और साइन आर का अनुपात हमेशा निश्चित होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं स्नेल का नियम, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो साइन आई, ठीक है, साइन आई कोण, और उसके बाद में इसके नीचे है साइन आर, और यहाँ पे साइन, ये हो गया साइन, ये आर, इन दोनों का जो अनुपात होता है ये हमेशा निश्चित होता है। इसी को स्नेल का नियम बोलते हैं, यानी साइन आई बट्टा साइन आर, इसी को हम स्नेल का नियम बोलते हैं, और ये अपवर्तन का दूसरा नियम भी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दो पेय पदार्थों के नाम बताइए। तो दो पेय पदार्थों में एक तो होता है चाय, चाय का नाम होता है कामेलिया साइनेसिस, कामेलिया साइनेसिस, तो एक तो जाएगा चाय कामेलिया साइनेसिस, एक हो जाएगा कॉफी यानी काफिया अरेबिका। तो आप इसको लिख लीजिएगा, एक तो चाय का तो होता है कामेलिया साइनेसिस, कामेलिया साइनेसिस, और दूसरा होता है कॉफी का, इसका नाम होता है काफिया अरेबिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि भारत के पहले रॉकेट का नाम क्या है, तो भारत के पहले रॉकेट का नाम है नाइके अपाचे। क्या नाम है? नाइके अपाचे।
नाइके अपाचे, ए लिख देता हूं मैं, ए पाचे, चम्मच, ये नाइके अपाचे, नाइके अपाचे। जैसा है आप एडजस्ट कीजिए, बस मेरे वर्डों को ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो चरक शब्द का अर्थ क्या होता है? चरक शब्द का अर्थ ये होता है चलना, चलना क्या होता है? चलना होता है। तो चरक शब्द का मीनिंग होता है चलना, क्योंकि ये अपने रोगियों के इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते थे, इसलिए इनके नाम का अर्थ ही क्या पड़ गया? चरक पड़ गया था। तो ये आई होप कि हमारे इंपॉर्टेंट पर्सन है जो आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम ये तो एक एक क्वेश्चन वाले पर्सन थे, मैं अभी दो नंबर वाले क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, फिर 6 नंबर वाले भी क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो स्टे विद अस। तो आज के लिए यही साइनिंग ऑफ करते हैं। एवन कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा।